एक चूहा है जिसे पानी में डाला जाता है। वो कुछ मिनट तड़पता है, फिर हार मानकर डूब जाता है। पर वही चूहा अगर बीच में एक बार बचा लिया जाए, उसे सुखाया जाए और थोड़ी उम्मीद दी जाए और फिर वापस पानी में डाला जाए, तो वो 60 घंटे तक लड़ता रहता है। मैं फिर से इसे दोहराऊंगा, 60 घंटे। ये फर्क है उम्मीद और यकीन में, और यही फर्क है टूटे हुए 300 पाउंड के डिप्रेस्ड आदमी और अमेरिकी नेवी सील्स के सबसे सख्त सैनिक के बीच। ये कहानी है डेविड गॉगिंस की। तुम्हारी आसपास की दुनिया ने और तुम्हारी अपनी सोच ने तुम्हारी हदें बना दी हैं। अब तुम्हें इन्हीं रुकावटों से लड़ना है, नए रास्ते खोजने और अपने लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। ये एक सोलो मिशन है और इसमें कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तुम्हें ये बात पूरे ध्यान से समझनी है, इसे खुद पर टेस्ट करना है, बार बार अभ्यास करके। तभी नई ताकत पक्की होगी और तुम आगे बढ़ोगे। ये रास्ता आसान नहीं। असली सफलता तभी आएगी जब तुम अपनी सच्चाई का सामना करोगे, खुद को चैलेंज करोगे, हर मुश्किल से कुछ सीखोगे। ये मिशन इसलिए है ताकि तुम हर एक अनुभव से कुछ सीख सको और समझ सको कि तुम असल में कौन हो और तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तुम क्या बन सकते हो। सेल्फ ग्रोथ का मतलब है अपना बेहतरीन वर्जन बनना, और यह सफर कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारा असली काम तब दिखेगा जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होगा, और यही असली परफॉर्मेंस है। मैं डेविड गॉगिंस, अमेरिकी नेवी सील से रिटायर्ड चीफ, और ये कोई सेल्फ हेल्प वाली टाइम पास किताब नहीं है, न ही 10 स्टेप्स या 7 नियम वाली फेक मोटिवेशन की बातें जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। हालांकि आजकल बाजार में ऐसी बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं, पर असल में कोई काम नहीं करती, खासकर जब तुम अंदर से टूट चुके हो या जिंदगी में फंस चुके हो। सिर्फ पढ़कर या सुनकर कुछ नहीं बदलता। मेरे ओपिनियन में सेल्फ हेल्प का मतलब होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर कभी कभी सिर्फ थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद से इतना कट चुका होता है कि उसे अंदर से दोबारा जुड़ना पड़ता है, और तभी फिर से वो असली यकीन जागता है, वो अंदर से उठी हुई जिंदा रहने की चिंगारी। एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कर्ट रिक्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने चूहों को पानी में डाल दिया। चूहों ने थोड़ी देर संघर्ष किया और फिर हार कर डूब गए। लेकिन जब उन्हीं चूहों को बीच में बचाया गया, उन्हें सुखाया गया और थोड़ी उम्मीद दी गई और फिर वापस पानी में डाला गया, तो वे 60 घंटे तक लड़ते रहे। इसका मतलब है उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत चीज है यकीन। यकीन कोई हल्की फुल्की फीलिंग नहीं, ये अंदर से दर्द, संघर्ष और थकान के बाद आता है। जब इंसान हार नहीं मानता, तभी असली यकीन पैदा होता है। सिर्फ ये कह देने से बिलीव इन योर सेल्फ कुछ नहीं होता। ये सब कुछ एक पाखंड है, ये सब एक दिखावा है। असली यकीन तब आता है जब तुमने खुद पर काम किया हो, हर दर्द के बाद भी, और तुम खुद को जान सको कि तुम कुछ भी कर सकते हो। इंसान के जीवन में दो रास्ते हैं, या तो संघर्ष करो, अपनी सीमा से आगे बढ़ो, या फिर हार मान लो। मैं भी एक वक्त पे बहुत कमजोर था, बीमार था, बचपन से ही मुश्किलें थी, पर मैंने अपने अंदर खोज कर अपना पोटेंशियल निकाला। बहुत लोगों को लगता है मेरे नतीजे मेरी काबिलियत का फल है, पर सच ये नहीं है। मेरे अंदर के पोटेंशियल को ढूंढना और उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना, यही मेरी असली उपलब्धि है। आजकल हर कोई जिंदगी में खालीपन महसूस करता है, पर पैसे या चीजें वो खालीपन नहीं भर सकते। लोग बस एक ही जगह अटके रहते हैं और कभी अपने में बदलाव नहीं लाते, क्योंकि जब भी मुश्किल आती है तो वो तुरंत अपनी पुरानी जिंदगी में भाग जाते हैं। सोशल मीडिया ने भी सबको इंस्टेंट मजे और नकली संतुष्टि की आदत डाल दी है, पर अंदर से सब और ज्यादा खाली महसूस कर रहे हैं, अपने ही दिमाग में बसते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को सवाल नहीं करते, बस दूसरों की समस्याएं, अपनी बुरी किस्मत और अपने पछतावे को इकट्ठा करते रहते हैं, और यही सब उनके रास्ते में रोड़ा बन जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने चुना, और वो ये है खुद पर काम करना।
अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, अपनी जिंदगी को लिमिटलेस बनाना। मैं अब अपने अतीत से नहीं, अपने भविष्य से जुड़ा हूँ। हर दिन यही सोचता हूँ कि और कितना आगे जा सकता हूँ। हालांकि ये प्रोसेस आसान नहीं है। कोई एक मैजिक फार्मूला नहीं, कोई फिक्स्ड नियम नहीं, सिर्फ लगातार मेहनत, डिसिप्लिन और अंदर से उठा हुआ यकीन चाहिए। मैं तो खुद को एक चूहा कहूंगा जो बनने को तैयार नहीं था, और मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा कि कैसे नरक के दूसरे छोर तक जाना है। ज्यादातर मोटिवेशन की थ्योरीज लैब्स में बनती हैं, पर मेन थ्योरी नहीं। मैं खुद अभ्यास करता हूँ। जैसे स्टीफन हॉकिंस ने यूनिवर्स का डार्क मैटर खोजा, वैसे मैं दिमाग का डार्क मैटर, हम सबकी छुपी हुई ताकत खोजता हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब असली दुनिया की नाकामियों, संघर्षों और जीत से आया है। हर चैप्टर के बाद तुम्हें एक इवोल्यूशन मिलेगा, मिलिट्री की तरह एक एक्सरसाइज, एक सच और एक तकनीक जो तुम्हें अपनी रुकावटें पार करने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ये किताब सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक बूट कैंप है तुम्हारे दिमाग के लिए। एक आखिरी चेतावनी कि अब उठ जाओ और काम शुरू करो और अपने पोटेंशियल को अधिकतम करो। मैं कैंसस सिटी के एक VFW नेशनल कन्वेंशन में आया हूँ। यहाँ मुझे अवार्ड मिलने वाला है जो अमेरिका की सेवा, देशभक्ति और दूसरे वेटरन्स की मदद के लिए दिया जाता है। मेरे सामने जॉन मैककेन जैसे लेजेंड का नाम लिखा था, पर मैं खुद को वहां का हकदार महसूस नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में बस वही वजह घूम रही थी कि मुझे यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी जिंदगी के हालात मुझे यहाँ लाने के लायक नहीं थे। हालांकि मैं जीत गया हूँ, पर मैं पैदाइशी एक लूजर हूँ। बहुत से बच्चे गरीबी, टूटे हुए परिवार, दुर्व्यवहार या शारीरिक कमियों के साथ पैदा होते हैं। मेरी भी जिंदगी एक बुरे सपने से शुरू हुई थी। घर पे पिटाई, रेसिज्म, स्कूल में फेल होना, नकल करना और कुछ भी न सीखना। जब पैरा रेस्क्यू की ट्रेनिंग में मुझे पानी में छोड़ दिया गया, उसके बाद मैं एक 300 पाउंड का, रात में कॉकरोच मारने वाला एक डिप्रेस्ड इंसान बन गया, जिसकी कोई खुददारी नहीं बची थी। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आएगा। जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया तब भी मैं खुद उलझन में था, और जब माइक पर बोलने गया तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की असली तब्दीली तब हुई जब मैंने आखिरी बार अपने पिता को देखा। 24 साल की उम्र में मुझे लगा मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। मुझ में कोई एहसास नहीं बचा था, इसलिए हर मुश्किल में मैं हार मान लेता, गोल्स को कभी फॉलो नहीं करता। नंबर मेरे बचने की रणनीति थी। बचपन में बाप की पिटाई से बचने का तरीका, और यही आदत मेरी जिंदगी में हर जगह चली। मैं एक भगौड़ा, झूठा, आलसी और एक डिप्रेस्ड इंसान बन गया था। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैंने तय किया कि मुझे अपने बाप से मिलना है, अपनी पूरी जिंदगी का सामना करना है, क्योंकि जब तुम नरक में जी रहे हो तो तुम्हें शैतान का सामना किए बिना वहां से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा था मेरी सारी नाकामियों की वजह मेरा बाप है, और जब मैं उससे मिला मैंने देखा वो अब एक कमजोर, आलसी, बूढ़ा आदमी बन चुका है। मैंने देखा उसका जुल्म भी उसके अपने बचपन के जख्मों से आया था। उसका बाप भी उसे मारता था। उसने कभी अपनी जिंदगी की कमान खुद नहीं संभाली, ना जिम्मेदारी ली, बस दूसरों को दोष देता रहा, अपना दुख हम सब पर उतारता रहा, और मैं भी वही करता रहा, अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी जिम्मेदारी नहीं ली। उस दिन मुझे समझ आया, अगर मैं अपने राक्षसों की जिम्मेदारी खुद नहीं लूंगा तो मैं भी अपने बाप की तरह एक हारा हुआ इंसान ही बन के रह जाऊंगा। अब वक्त है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का, अपने चुनावों, अपनी नाकामियों और अपने भविष्य का मालिक खुद बनने का। हकीकत सख्त होती है जब तुम अपने सारे बहाने हटा देते हो, लेकिन सच में बहुत आजादी मिलती है जब तुम सच को कबूल कर लेते हो। यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई, जब मैंने उम्मीद करना और ख्वाहिश करना बंद कर दिया और रोज एक नई तत्कालिता के साथ जीना शुरू किया। जिंदगी में सबको अपने हिसाब से दर्द मिलता है, कोई भी परफेक्ट हालात में पैदा नहीं होता। कुछ बीज सीधे धूप में उग जाते हैं, कुछ को पड़ता है और कुछ खुद अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेते हैं।
यही होता है एक असली लचीलापन। मैं भी अंधेरे में था और एक दिन तय किया, सुरक्षित जिंदगी छोड़कर दर्द और संघर्ष वाली जिंदगी चुनूंगा, चाहे सफलता की कोई गारंटी ना हो। नहीं से मेरे अंदर की वो ताकत जागी जिसने मुझे 2 बार हेलवीक पूरी करवाई, सील बनवाया, आर्मी रेंजर स्कूल पूरा करवाया, अल्ट्रा रेसेस जितवाई और पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़वाया। जब तक मैंने खुद को एक कैदी समझा, मैं एक हारा हुआ इंसान रहा। पर जब मैंने खुद को छुड़ा लिया, अपनी जिम्मेदारी की चादर ओढ़ ली, तब जाकर असली तब्दीली आई। आखिर में मैंने जब VFW अवार्ड लिया तो सबसे बड़ा शुक्रिया अपनी माँ को कहा, जो मुझे कभी गिरने पर नहीं उठाती थी। वो चाहती थी मैं खुद खड़ा होना सीखूं। जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हो, तभी असली आजादी और ताकत मिलती है। आज भी मैं अपनी तलवार खुद तेज करता हूँ, क्योंकि असली योद्धा वही है जो खुद को खुद आगे धकेलता रहे। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस EMS में काम करते हुए मैंने देखा कि किसी एक्सीडेंट के बाद मरीज को बचाने के लिए सिर्फ 60 मिनट का वक्त होता है, और इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। जब एम्बुलेंस पहुंचती है, हम पहले से ही देर कर चुके होते हैं, इसलिए मरीज की हालत को जल्दी और सही तरीके से आंकना जरूरी होता है। सबसे पहले हम ABC चेक करते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे चोट दिखती है जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, जैसे पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा पैर। इंसानी सहज बोध उसी चोट पर अटक जाता है, लेकिन असली खतरा कहीं और छुपा होता है, एयरवे में, फेफड़ों में, फ्लूइड या इंटरनल ब्लीडिंग में। ये एक डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज होती है जो फोकस हटा देती है और गलत चीज पर ध्यान लगा देती है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज थे, जैसे बचपन का दुर्व्यवहार, उपेक्षा, रेसिज्म, जो इतना हावी हो चुका था कि मैं देख नहीं पा रहा था कि किन चीजों पे मेरा कंट्रोल है। कोई भी चीज अकेली मुझे नहीं मार सकती थी, पर मैं अपने दुख में ही अटका रहा। मेरे बाप ने क्या किया, लोग क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज, मैं अकेला हूँ। बस अपनी कहानी में फंसा रहा और कुछ हासिल नहीं कर पाया। बफेलो जाना भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था, एक सच्चाई से भागने का तरीका। मैं असली मेहनत करना ही नहीं चाहता था। जब आखिरकार मैंने अपनी रूटीन को अत्यंत सख्त बनाया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाया, दिन में सिर्फ 2 छोटी मील्स और 6 घंटे की वर्कआउट, तब जाकर मेरा वजन घटा और मेरी सोच बदली। तब मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने अतीत की वजह से अटके हुए हैं। उनका भी बचपन में कोई दुर्व्यवहार रहा होगा, उनके माता पिता को खो देना होगा, खुद को बदसूरत या बेवकूफ महसूस करना होगा, बुलिंग या दोस्तों का न होना। और सिर्फ बचपन ही नहीं, बड़े होने के बाद भी जिंदगी में दिवालियापन, तलाक, चोट, विश्वासघात, हमला या किसी अपने को खो देना होता होगा। दर्द सबको मिलता है, पर हम उस दर्द में अटके रह जाते हैं, अपनी कहानी बार बार दोहराते हैं और आत्मदया में डूबे रहते हैं। यही वजह है कि हम कमजोर और आलसी बन जाते हैं, और जितनी देर हम दर्द को प्रोसेस करते हैं, उतना मुश्किल होता है नई जिंदगी शुरू करना। कभी कभी हम नफरत और गुस्से में अटके रहते हैं, सोच लेते हैं कि जब तक माफी या इंसाफ नहीं मिलेगा, हम खुद को अटका रखेंगे। कुछ लोग हकदारी महसूस करते हैं और सोचते हैं दर्द का मुआवजा मिलना ही चाहिए, पर असली दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। घड़ी हमेशा चल रही है, गोल्डन आवर खत्म हो जाता है, इसलिए आपका आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग बस अपने दुख भरी कहानी में बिना आगे बढ़े अटके रहते हैं, वो उन स्काई डाइवरों जैसे हैं जो सिर्फ प्राइमरी पैराशूट खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपके पास बैकअप मौजूद है, पर डर के मारे उसे इस्तेमाल नहीं करते, और जब तक कोशिश करते हैं, देर हो चुकी होती है। वो बैकअप कोड खोलने से डरते हैं कि कहीं वो भी ना खुले, फिर सच में लाचार हो जाएंगे। ये सिर्फ दिमाग का एक जाल है। हमें अपना डेड वेट, अपने बेकार बहाने काटने से डरना नहीं चाहिए। मैं भी काफी वक्त तक वही स्काई डाइवर था। मेरा बाप हिंसक था, माँ टूटी हुई थी, मुझे लोग बुली करते थे, मेरे पास सब कुछ था जिससे मैं एक्सक्यूज बनाता था,
पर फिर भी मैं शारीरिक रूप से ठीक था, सांस ले रहा था। मैं बस अपने दुख भरी कहानी सुनाता रहा, आगे बढ़ने के बजाय बस अटका रहा। और मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अब नया चैप्टर लिखने का वक्त है। कभी कभी जो बुरा हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं होती, फिर भी लगता है कि किस्मत खराब है या कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हम सोचते हैं जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर सच ये है, वो माफी कभी नहीं आएगी। न वो खुद माफी मांगने आएगा, न वो तुम्हें कोई माफीनामा लिखेगा। और हमें खुद ही अपने जख्मों से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे बाप ने कभी मुझसे सॉरी नहीं कहा, किसी ने भी मुझे कभी उस दर्द के लिए सॉरी नहीं कहा। मुझे ये मानना पड़ा कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या था। अपनी ताकत मैंने दूसरों को दे दी थी, अब उसे वापस लेना था। अपने राक्षस को छोटा करना था और इंसान बनाना था। ये समझना था कि वो भी अपने अतीत की वजह से बिगड़ा है और मुझे ये चक्र तोड़ना था, वरना यही श्राप चलता रहता। जैसे ईएमएस में तत्कालिकता होती है, वैसे ही जिंदगी में हर चीज की एक्सपायरी होती है। अपने सपनों, अपने मौकों की खिड़कियां बंद हो सकती हैं, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी जिंदगी में बाढ़ आ जाए, अक्सर लोग चुपचाप छुप जाते हैं, बस कहते हैं कि मैं तो बस एक इंसान ही हूँ, मैं क्या कर सकता। लेकिन अगर मैं भी यही सोचकर रुक जाता तो कभी 24 साल की उम्र में उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता। मैं बस एक इंसान हूँ, ये कहना सिर्फ एक सफेद तौलिया हिलाने जैसा है, मतलब हार मान लेना। और तब तुम्हारा दिमाग नए सिरे से सोचना बंद कर देता है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं, पर एक बात साफ थी, मैं हार नहीं मान सकता था और तुम्हें भी नहीं मानना चाहिए। हमारे पास सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं है। बहुत वक्त हो गया तुम्हें अपने दुख और भटकाव में उलझे हुए। अब अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएंगी। चैप्टर 2, मेरी क्रिसमस। आप लोगों ने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं गालियां देता हूँ, चिल्लाता हूँ, लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन उसके बाद में मैरी क्रिसमस बोलता हूँ। हालांकि क्रिसमस मेरे लिए कभी खास नहीं था, क्योंकि बचपन में हमारे घर में कोई त्योहार या खुशियों का माहौल ही नहीं होता था। मेरे पिता के लिए क्रिसमस सिर्फ एक बिजनेस का मौका था और हम बच्चे दूसरे बच्चों की तरह तोहफे नहीं लेते थे, बल्कि काम करते थे। जब हम माँ के साथ बफेलो से निकलकर इंडियाना आए तो माँ इतनी टूटी हुई थी कि उन्हें छुट्टियों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका फोकस सिर्फ बचना था और हमें बचाना था। इसलिए क्रिसमस मेरे लिए बस एक सामान्य दिन था। 2018 में क्रिसमस के बाद परिवार के साथ मैंने नाश्ता किया, जिसमें भाई, मेरी माँ और मेरी भांजी थी। मेरा भाई ट्रोनिस जूनियर बचपन के जख्मों को अलग तरीके से याद करता है। वो हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, हमारे पिता की बुराई नजरअंदाज करता है, सबको माफ करता है और बफेलो को खुशहाल जगह मानता है। जबकि मैंने चीजों को वैसे ही देखा जैसे वो थी, इसलिए मैं एक लड़ाका बना और उसकी सोच अलग रही। हम कभी करीब नहीं आ पाए। मेरा भाई हर साल बफेलो जाता है, अपने पिता की कब्र पर जाता है, अपने हिसाब से अतीत को दोबारा लिखता है। माँ भी अतीत का सामना नहीं करती, वो भी बातचीत से बचती है। जब मैं बफेलो वापस गया तब सब कुछ अजनबी लगा, जैसे यादें ही मिट गई हूँ। ट्रॉमा ऐसा ही होता है, अगर तुम उसे प्रोसेस नहीं करते तो सिर्फ बुरे यादें ही नहीं, पूरी जिंदगी का एक हिस्सा दिमाग से मिट जाता है। मेरी माँ ने बहुत कुछ हासिल किया, पर अपनी ताकत को पहचानती ही नहीं। अतीत का डर आज भी उनके अंदर है। ज्यादातर लोग अपने दुख का सामना नहीं करते, उसे नकारते हैं और इनकार में जीते हैं। पर जब तक तुम अपनी पूरी सच्चाई कबूल नहीं करते, तुम अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाओगे। असली ताकत तभी मिलती है जब तुम पूरा सच मान लेते हो, तभी अपना असली पोटेंशियल तुम्हें पता चलता है। मेरे लिए अपनी किताब कांट हर्ट में खुद पब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात थी। पहले कई पब्लिशर्स ने मना कर दिया, कहा कि मेरी कहानी में कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कभी बेस्ट सेलर बन ही नहीं सकती। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने खुद पर यकीन किया, रिस्क लिया, अपनी सारी बचत लगा दी और किताब खुद पब्लिश की। जब मेरी किताब न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर लिस्ट में आई
तो खुशी इसलिए थी क्योंकि मैंने नामुमकिन कर दिखाया, इंडस्ट्री के लोगों को गलत साबित किया। जो चीज इंडस्ट्री को मेरी कमी लगती थी कि मैं उनके ढांचे में फिट नहीं बैठता, वही मेरी असली ताकत निकली। किताब की सफलता के दिन ही मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, यानी दिल की एक बीमारी जिसमें धड़कन बेतरतीब हो जाती है। पहले भी सर्जरियां हो चुकी थी तो टेंशन बढ़ गई, इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा। डॉक्टरों ने शॉक दिया, मैंने वो दर्द महसूस किया और फिर से जिंदा हुआ। पर मुझे पहली बार डर लगा। जिंदगी कभी भी कुछ भी दे सकती है, एक पल में खुशी और दूसरे पल में हॉस्पिटल की सैर। हालांकि मैं उसे सैर नहीं कहूंगा, वो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। मैंने उस दर्द को पहली बार महसूस किया था। मुझे पहली बार डर लगा, मतलब जब मैंने खुद को जीता, अपने पोटेंशियल को पहचाना, उसके बाद मुझे पहली बार डर लगा। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे तुम सफल हो या नहीं। जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती। जब भी तुम कंफर्टेबल होते हो तभी सबसे बड़ी मुसीबत आ सकती है। और यही है मेरी क्रिसमस, यानी जिंदगी के वो झटके जो तुम सोचते हो कभी नहीं आएंगे, पर वो झटके तभी आते हैं जब तुम तैयार नहीं होते। असली वॉरियर वही है जो हर मुश्किल से लड़ता है, कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए। अगर डॉक्टर मुझसे कहते कि अब दौड़ना और दिल की ट्रेनिंग बंद कर दो, तो मैं सब कुछ छोड़ देता, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ यादें बचाने के लिए नहीं है। मैं वही बोलूंगा जो मैं खुद जीता हूँ। किताब ने मुझे सुकून दिया, अपना दुख प्रोसेस किया, अपनी कहानियां वर्ल्ड को बताकर अंदर का बोझ हल्का किया। पर हकीकत यह है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। तुम्हें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती एक सामान्य दिन पर भी बिना किसी चेतावनी के आ सकती है। इवोल्यूशन नंबर 2। बचपन में मुझे एक तोहफा मिला। मैं उत्साह में कागज फाड़ रहा था, पर मेरे दादा ने कहा, रैपिंग पेपर संभाल कर रखो, इसे फिर से इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी बर्बाद मत करो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी। और उनकी यह सीख मुझे याद है, और मैं आज भी कुछ भी बर्बाद नहीं करता। टूथपेस्ट पे पूरा इस्तेमाल करता हूँ। ये सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं, भावनाओं तक भी है। डर, गुस्सा, दुख, ये सब एक एनर्जी है। अगर सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये तुम्हें मजबूत बना सकती है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें एक ईंधन बनाना, तभी तुम कठोर बनोगे। 2009 में जब मैं रेस अक्रॉस अमेरिका की ट्रेनिंग कर रहा था, जो 4800 किलोमीटर की साइकिल रेस है, मुझे बहुत डर लगता था। इतना लंबा रेस बिना सोए चलाना, मैं इसे कैसे करूंगा? डर को काबू करने के लिए मैंने अपनी राइड्स रिकॉर्ड करना शुरू किया। अपना डर, अपना दर्द सब टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता और कहता, फिर उसे रात को सुनता। बार बार सुनने से मेरा वो डर मुझे सामान्य लगने लगा और मुझ में कॉन्फिडेंस आया। हालांकि मैं रेस में हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि उसी समय मेरी इमरजेंसी हार्ट सर्जरी हो गई, पर रिकॉर्डिंग तकनीक ने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर जब मैं बड़े लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करता था, तभी अपना से स्टेज पर कहता, सुनता और डर से मुझे वो एनर्जी मिलती। लोग अपने दुख डायरी में लिखते हैं, टाइप करते हैं, पर मैं कहूंगा कि लिखने से आगे बढ़ो। अपने जख्मों को बोलकर रिकॉर्ड करो, फिर उसे बार बार सुनो। जब तक तुम अपनी उस अंधेरी कहानी को सुनकर भी सामान्य महसूस नहीं करते, तब तक उसकी ताकत तुम्हारे पास नहीं आती। अपने दुख, दुर्व्यवहार, बुलिंग सब माइक पर बोलो और फिर उसे सुनते रहो। धीरे धीरे ये जहर निकल जाएगा और तुम और ताकतवर बनोगे। देखो, मुझे पता है ये आसान नहीं है। जब तुम पहली बार बोलोगे तो तुम्हें दर्द होगा, पर जब तुम अपनी ही आवाज में अपने दुख भरी कहानी बार बार सुनते हो, तो एक दिन वो कहानी तुम्हें रुलाएगी नहीं, बल्कि ताकतवर बना देगी। तुम्हें लगेगा, अब मैं स्टेज पर जाकर सबको बता सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे बनाया। ये तकनीक सिर्फ ट्रॉमा के लिए नहीं, आलसी सेल्फ टॉक के लिए भी है। कभी तुम्हें लगता है दौड़ने नहीं जाना, तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, तो अपनी आलस भरी बात टेप पर कहो, फिर उसे सुनो। तुम्हें खुद पर शर्म आएगी, तुम उठकर काम करने लगोगे।
सेल्फ टॉक बहुत ताकतवर है। सुबह उठकर जो भी तुम सोच रहे हो, जो चीज भी तुम्हें रोक रही है, उसे माइक पर बोलो, फिर सुनो। तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी बकवास करते हो। फिर दूसरी बार खुद को मोटिवेट करते हुए बोलो, जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हो। ये आदत बनाओ, हर दिन दोहराओ, धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। वैसे तो मैं सोशल मीडिया ज्यादा नहीं चलाता, ना मैं किसी को ये एडवाइस दूंगा कि वो भी सारा दिन सोशल मीडिया चलाता रहे। पर जब भी मुझे सोशल मीडिया पर हिट कमेंट्स मिलते हैं, मैं उन्हें कभी बर्बाद नहीं होने देता। लोग कहते हैं हेट चीजें मत पढ़ो, नेगेटिव चीजें मत पढ़ो, पर मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ, सुनता हूँ, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं उनकी बातें प्रिंट करके, रिकॉर्ड करके लूप पर सुनता हूँ। मेरे लिए हेट भी एक ईंधन है, उसी से मैं और मजबूत बनता हूँ और ज्यादा मेहनत करता हूँ। लोग सिर्फ सकारात्मक चीजें लेते हैं, मैं हर नकारात्मक चीज को भी ऊर्जा में बदल देता हूँ। जो दुख, हेट, नाकामी, शक मिलता है, सबको एक जगह जमा करो, उससे खुद को और मजबूत बनाओ। हर दिन तुम्हारा कोई भी दुख या नकारात्मक भावना बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सब कुछ इस्तेमाल करो, सब कुछ तुम्हें आगे ले जा सकती है। सबको एक ईंधन में बदलने का प्रयास करो। तुम भी अपनी मिक्स टेप बनाओ, अपने दुख और हेट को टेप में रिकॉर्ड करो, उसे सुनो और उससे ताकतवर बनो। यही जीतने वालों का तरीका है। चैप्टर 3, द मेंटल लैब। जब मेरी किताब कांट हर्ट में मशहूर हुई, मैं एकदम स्पॉटलाइट में आ गया। पर असली में मैं हमेशा साय में सहज था, खुद के लिए चुपचाप, सबसे अलग, सुबह सुबह या रात को देर तक मेहनत करते हुए। मेरा डर यही था कि अगर मैंने मेहनत बंद कर दी तो मैं वापस वही आलसी, इनसिक्योर इंसान बन जाऊंगा जो मैं पहले कभी था। रोज नेगेटिव सोच से मैं लड़ता था, दिमाग की ताकत पर काम करता था। मैंने समझा कि असली समस्या शरीर की नहीं, दिमाग की है। तो मैंने अपने लिए एक मेंटल लैब बनाया, जहां मैं अपनी पुरानी गलती, दर्द, डर और नाकामियां खंगाल कर अपने दिमाग को कठोर बनाता हूँ। जब मैं नेवी सील बनने की तैयारी कर रहा था, तब तकरीबन 3 महीनों में मुझे 45 किलो से ज्यादा वजन घटाना था। मैं जानता था कि शरीर परफेक्ट नहीं बन सकता, पर मुझे अपने दिमाग को स्टील बनाना था। हर वर्कआउट, हर दौड़, हर पुलअप का मकसद सिर्फ ये था, मैं अपने दिमाग को टेस्ट करूं कि वो कितना दबाव झेल सकता है। मैंने अपने दिमाग में एक नया इंसान पैदा किया, जिसका नाम कॉगिंस था। वो हमेशा से व्यस्त था और किसी भी हाल में हार नहीं मानता था। मेंटल लाइफ का मतलब है हर इंसान अपने अंदर अकेले सच के साथ बैठे, अपने असली डर, दर्द, नाकामी का सामना करे। मैंने अपने अंदर एक अल्टर ईगो बनाया जो नामुमकिन को भी मुमकिन करे। डेविड कमजोर था और डरा हुआ था, लेकिन गॉगिंस वो सेवेज जो हर मुश्किल का सामना करता था। जो दुख, दर्द, रिजेक्शन था, उसे दिमाग के डार्क मैटर की तरह, ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। खुशी कम मिली और दर्द बहुत ज्यादा, लेकिन इसी ने मुझे बदला। कई लोग मेंटल लैब का दरवाजा कभी खोलते ही नहीं या अंदर से लॉक कर लेते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आसान होती गई, मैं भी थोड़ा नरम हो गया था, आराम के दायरे में आ गया था और सिर्फ दिमाग बनाए नहीं रख पाया, बस उसे बचाए रखने की कोशिश भर कर रहा था। जब तक हम रोज रोज अपने दिमाग को चुनौती नहीं देते, वो सेवेज दिमाग धीरे धीरे गायब हो जाता है। अपने आप को अहंकार, आराम और दबाव के चक्कर में खोने मत दो, वरना तुम बस एक कमजोर वॉरियर बन के रह जाओगे, जो सिर्फ तभी मुश्किल काम करता है जब वक्त हो। असली सेवेज वो होता है जो रोज काम करता हो और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। बॉब बेकर ने मुझे लीडविल ट्रेल 100 मील यानी 160 किलोमीटर की माउंटेन रेस के लिए न्योता भेजा। मेरे दिल में डर था, कई बहाने थे, बॉडी की तकलीफ, बिजी शेड्यूल, सब एक्सक्यूजेस थे, पर असली वजह ये थी कि मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। अपने अक्स में देखा तो मैं वो सवेज नहीं रहा। सवेज बनना कोई मौके की बात नहीं, ये एक लाइफ स्टाइल है। आपकी दिनचर्या में ये चीज शामिल हो जाती है और ये कभी कभी की बात भी नहीं। मैंने तय किया दोबारा अपने अंदर के सवेज को जगाना है। मैंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। 10 हफ्तों में करीब 1200 मील यानी किलोमीटर दौड़ा, हर दिन 15 से 25 मील।
उमस, गर्मी, डिहाइड्रेशन, मच्छरों के हमले, मैंने सब कुछ झेला। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती गई, मुझे मजा आने लगा, क्योंकि दुख और संघर्ष में ही असली खुद मिलता है। तुम तभी खुद को पहचानते हो, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सपने अक्सर तभी मरते हैं जब इंसान दुख या तकलीफ में होता है। हम सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े जोखिम भरे लक्ष्य तब सोचते हैं जब हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। और असली संघर्ष तब शुरू होता है जब जिंदगी में चुनौती आती है। जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, लोग खुद पर शक करने लगते हैं और उन्हें लगता है सपना बस एक कल्पना था, और फिर घबराहट में हार मान लेते हैं और अंत में सब कुछ छोड़ देते हैं। उस पल सब कुछ छोड़ने के बजाय इंसान एक सेकंड का फैसला ले सकता है, सोच समझ कर प्रतिक्रिया दे सकता है, बिना सोचे रिएक्ट करने के बजाय। अपनी सील हिल वीक की कहानी में जब मैं बिल्कुल थक चुका था, दिमाग में डर और घबराहट था, मैंने सोचा बस अब नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ देता हूँ। पर मैंने गहरी सांस ली, अपना फ्यूचर सोचा कि अगर मैंने हार मान ली तो जिंदगी में वापस जाकर काम कैसे करूँगा। मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया, थोड़ा समय लिया और तय किया मैं रुकूंगा और लड़ूंगा भी। उसी एक सेकंड में मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। हेल वीक में दर्द, थकान, ठंड सब कुछ होता है, पर असली चुनौती वो एक एक सेकंड का होता है। सिर्फ एक पल की कमजोरी सब कुछ खत्म कर सकती है, इसलिए तुम्हें हर सेकंड जीतना पड़ता है। ये सिर्फ मेरी जिंदगी की बात नहीं कि वजन घटाना, नशा छोड़ना, इम्तिहान पास करना, सब कुछ एक सेकंड के फैसले पर टिकता है। जब घबराहट, दर्द या नाकामी सामने आए तो तुरंत भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया मत दो। थोड़ा रुको, एक दो गहरी सांसें लो, दिमाग को शांत करो और सोचो अगर अभी छोड़ दिया तो क्या होगा। क्या ये सोच सच में इच्छा है या सिर्फ डर की वजह से घर, आराम, आसान रास्ते याद आ रहे हैं। हर दर्द, हर दबाव स्थायी नहीं होता, अंत में सब कुछ खत्म होता है। और तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बस थोड़ा और रुकना है, बस इतना सा काम करना है। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा डाउनफॉल आ चुका है, तो अपने मजबूत पहलू को याद करो, अपनी असली कीमत याद करो और अपने सपने को अपना आधार बनाओ। सबसे जरूरी बात, अगर कभी हार माननी भी है तो तब मानो जब शांत हो, दर्द ज्यादा ना हो, ताकि वो फैसला होशपूर्ण हो, घबराहट या डर की प्रतिक्रिया ना हो, वरना जिंदगी भर पछतावा रह जाता है। पर जो इंसान दर्द में एक सेकंड का सही फैसला लेता है, वो हमेशा के लिए मजबूत बन जाता है, चाहे उसके हालात जैसे भी हों। ये एक सेकंड का फैसला हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे दौड़ हो, तुम्हारा एग्जाम हो या फिर तुम्हारी जॉब हो। मैंने ये हुनर अल्ट्रा रेसेस, कठिन हालातों और हर संघर्ष में इस्तेमाल किया है। ये आदत बनी बनाई नहीं आती, ये तुम्हें खुद से बनानी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी हरकत, एक सेकंड, पूरा दिन, पूरा करियर और पूरा सपना भी बदल सकता है। असली इज्जत हर दिन खुद को नई चुनौती देने से मिलती है, और आराम की सीमा तोड़ने से भी। कल तुमने क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता, रोज खुद को साबित करो। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, एक सेकंड की हार भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 4, द सेविज रिबॉर्न। रेस से 2 हफ्ते पहले मैं और किश ऊंचाई की आदत डालने गए, पर ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से मेरा शरीर थक गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे फेफड़े जल रहे थे और चलने में भी तकलीफ हो रही थी। किश ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर आज रेस नहीं भी की तो भी तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। उस वक्त मुझे भी लगा कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मेरा दिमाग फिर से कठोर हो रहा था। मुझे याद आया, पहले भी रेस शुरू होने से पहले सब उलट पुलट लगता था, और मैं हमेशा थका हुआ ही रेस लाइन तक पहुंचता था और फिर भी पूरा करता था, चाहे चल कर ही क्यों ना करना पड़े। इस बार मेरा दिमाग स्विच मोड में जा रहा था। मुझे याद आया, एक तैयार दिमाग कभी आसान हालात नहीं चाहता, वो तो मुश्किल ढूंढता है, क्योंकि उसी में असली किरदार निकलता है। मेरी सारी ट्रेनिंग सही थी, पर रेस के दिन सब बदल सकता है।
मुझे पता था, फिर भी मैंने तय किया कि ये रेस मुझे 24 घंटे के अंदर पूरा करना है। रेस के शुरुआती मील कठिन थे, पर धीरे धीरे रफ्तार सेट हो गई। मेरी योजना ये थी कि चढ़ाई पर चलो और समतल उतराई पर दौड़ो। कोर्स में कई ऐसी चोटियां थी जो नकली लगती थी। लगता एक बार चढ़ाई खत्म हो गई, पर असली में अभी बाकी होती थी। ये बिल्कुल जिंदगी जैसा है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी मुश्किल खत्म हो गई, तभी जाकर एक नई मुश्किल आ जाती थी। मुझे पता था कि हर बार ये सोचना कि मुश्किल कब खत्म होगी गलत है। असली फोकस सिर्फ काम पर रखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष का मजा ही सबसे अलग होता है। मैंने तय किया, मैं बस अपने बेहतरीन पर फोकस करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। रेस के बीच में बचपन का दर्द, हकलाना, स्कूल की परेशानियां मुझे सब याद आ गई कि कैसे मैं बचपन में सिर्फ मुश्किलों से बचने के लिए शॉर्टकट लेता था, पढ़ाई छोड़ता था और अपनी खुददारी भी खो चुका था। बस बचने के मोड़ में रहता था। पर अब मैं वो लड़का नहीं था। अब मैं एक सवेज बन चुका था जो हर तकलीफ का सामना करता था। 75 मील के बाद जो सबसे कठिन चढ़ाई पावर लाइन आई, तो मेरे दोस्त टीजे ने मुझे ट्रैकिंग कोच दिए। पहले मैंने मना किया, पर आखिर स्वीकार किया, और उससे मेरी रफ्तार और सहन शक्ति बढ़ गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे लगा कि पहले की सारी कमजोरियां अब छूट रही हैं। एक नया सवेज और जन्म ले रहा है। हर मील पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। रेस के आखिरी 13 मील में मेरे पैरों की ऊर्जा अभी भी बाकी थी। एड स्टेशन पे मैंने देखा कई लोग बस बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मजे ले रहा है तो कोई थक कर बैठ चुका है। पर मेरे लिए ये रेस एक आत्मिक खोज थी। खुद से हर सवाल का जवाब मिल रहा था। जब टीजे थक गया, मैंने उसके लिए पॉप टॉट निकाली और उसे सहारा दिया। पर फिर टीजे ने कहा, अब तुम जाओ और अपनी खुद की रेस पूरी करो। तब मेरे अंदर का वो पूरा सवेज जाग गया। मैंने पूरा दमखम झोंक दिया। आखिरी चढ़ाई पर भी लोगों को पीछे छोड़ा, और उस धावक को भी जिसकी टिप्पणी ने मेरे अंदर की भूख फिर से जिंदा कर दी थी। मुझे याद आया कि महानता के लिए थोड़ी देर के लिए जुनून और असंतुलन यानी अनस्टेबिलिटी कभी कभी जरूरी होती है। पूरा दिन अपने सपने पर लगाना पड़ता है, तभी आप सबसे बेहतरीन बन सकते हैं। सोसाइटी को यह बात समझ नहीं आती। उनके रिश्ते कुर्बान होते हैं, लोग उन्हें जज करते हैं, पर असली विकास इसी से आता है। जब मैंने फिनिश लाइन पार की, मुझे लगा मैं घर वापस आ गया हूँ, क्योंकि नरक यानी हेल ही मेरा घर है। मुझे एहसास हुआ कि संतुलन और आराम भी अच्छे हैं, पर असली मजा तो उस सवेज मोड में है, जब तुम किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो। जब तक टैंक पूरा खाली नहीं हो जाता, चैन नहीं आता। मेरे लिए लीडविल रेस एक नया जन्म था, और अब मैं सोच रहा था क्या 45 साल की उम्र में भी पूरी तरह सवेज बना जा सकता है। ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। असली सवाल अभी भी बाकी था। एवोल्यूशन नंबर 4। कभी कभी हमें एक कठोर विराम लगाना पड़ता है, यानी किसी हालात में ब्रेक लगाना। अपनी जिंदगी का ईमानदार जायजा लेना, अपनी युद्ध योजना देखना कि क्या ये सही चल रहा है या गलत, और तुम्हारा फ्यूचर कैसे दिख रहा है। जहरीले हालात, इनमें अंधे होकर चलते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं सुधरेगा। बस तुम खत्म हो जाओगे, और वो लोग भी खत्म हो जाएंगे जो इनमें ऐसे ही अंधे बनकर चलते रहते हैं। कठोर विराम लगाने के बाद तुम थोड़े जख्मी होते हो, पर पूरी तरह नहीं टूटते। तब भी सहारे, मदद और सपोर्ट की जरूरत होती है। जब तुम बिल्कुल टूट जाते हो, तब वापस जुड़ना मुश्किल होता है। मदद मांगना, अपनी कहानी बांटना जरूरी होता है। पर जब तुम अपनी दीवारें खुद बनाते हो, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस नहीं बचती। तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है, और वो है गुस्सा। सब कहते हैं गुस्सा बुरा है, पर कभी कभी नियंत्रित गुस्सा ही तुम्हें जगाता है, समझाता है कि जो हुआ वो गलत था। ये गुस्सा ऊर्जा देता है, लड़ने की हिम्मत देता है, और वो दीवारें तो
करता है जो तुमने कभी कभी अपने लिए बनाई होती हैं। गुस्सा शुद्धिकरण जैसा होता है। तुम अंदर से बदलते हो। धीरे धीरे वो मानसिक कैद की दीवारें टूटने लगती हैं। फिर तुम वापस खड़े हो जाते हो और तुम्हारी एक नई शुरुआत होती है। मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम हिम्मत रखो। कुछ भी हो, दीवारें तोड़ने का सफर शुरू करो, क्योंकि अपनी जिंदगी के जेलर तुम खुद हो और ताले की चाबी भी तुम्हारे ही पास है। चैप्टर 5, डिसाइपल ऑफ डिसिप्लिन। रेस के बाद मैं बहुत थक गया था। मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था। मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। किश ने मेरी मदद की, मुझे साफ किया और मेरी देखभाल की, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं कमजोर दिख रहा हूँ। मुझे टूटता हुआ दिखने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये दिखाता था कि मैंने पूरी कोशिश की है। मुझे पता है हर टूटन में सीखने लायक कुछ चीजें होती हैं। पुराने जख्म, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमेशा साथ रहते हैं, पर अगर इन्हें सही तरीके से न संभाला जाए तो ये जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। टूटन एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि अंदर से हम क्या हैं। फिर मुझे याद आता है मेरे बचपन के वो वक्त जब मैं अपने दादा सर्जन जैक के घर गया था। सर्जन जैक एक बहुत सख्त एयरफोर्स के रिटायर्ड मास्टर सर्जन थे। हर सुबह जल्दी उठना, फौजी टाइमिंग पर काम करना, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। घर, बगीचा, गाड़ी, सब कुछ। सर्जन जैक पूरी लिस्ट बनाते थे और पूरा काम पूरा करने पर ही छुट्टी मिलती थी, वरना उसे दोबारा करना पड़ता था। मुझे लगता था ये सब मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर धीरे धीरे डिसिप्लिन का मजा आने लगा। पहले मैंने आधे मन से काम किया, फिर मुझे अपनी मेहनत पर और खुद पर गर्व महसूस होने लगा, पर मुझे कोई सराहना नहीं मिलती थी, ना कोई गिफ्ट, ना कभी गले लगाना और ना ही कोई इनाम। सिर्फ ये संतुष्टि कि काम सही किया। मेरी दादी मोरना, जो अपनी त्वचा के रंग की वजह से गोरी दिख सकती थी, मुझ पर नस्ल भेदी शब्द भी बोलती थी। इस वजह से मुझे लगता था घर में सिर्फ मेरे साथ ही सब गलत होता है। साथ ही जब मेरे कजिन आते तो उन्हें खास बर्ताव मिलता, उन्हें तोहफे मिलते और मुझे काम के लिए बुलाया जाता। मुझे लगता था सब मुझसे नफरत करते हैं, पर फिर दो चीजें बदली। पहली, मेरी माँ ने एक सस्ता अपार्टमेंट लिया, और दूसरा, एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक लड़की के पिता ने मेरी माँ को धमकाया कि वो ट्रिपल के का सदस्य है। मेरे दादा ने उस आदमी को बंदूक दिखाकर कहा, यहाँ बस एक ही समस्या होगी, एक मरे हुए ट्रिपल के सदस्य की। पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरे लिए खड़ा हुआ। दूसरी बार जब मैंने देखा सर्जन जैक अपनी उंगलियां कार के हुड में कुचलने पर भी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने दर्द महसूस किया, अस्पताल गए, वो भी बिना चिल्लाए। मैंने सोचा अगर मैं भी इतना सख्त बन पाया तो मेरी जिंदगी का सारा दर्द कम हो जाएगा। पहले मैं सोचता था मैं बेवकूफ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, नकल करता हूँ, स्कूल में ठीक से काम नहीं करता। पर मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि काम में गर्व कैसे लाया जाता है और हर हालात का सामना करना कैसे सीखा जाता है। धीरे धीरे मैंने अनुशासन यानी डिसिप्लिन अपनाना शुरू किया। अपने टू डू लिस्ट को पूरे फोकस से पूरा करना शुरू किया, पहले बास्केटबॉल के लिए, फिर अपनी संतुष्टि के लिए। फिर भी मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन कभी कभी छूट गया। जब मैं किशोर यानी अडल्ट बना, मैं बागी हो गया, ग्रेड्स गिर गए, एयरफोर्स का सपना खतरे में आ गया। तब मैं वापस सर्जन जैक यानी अपने दादा के पास गया, अनुशासन और टास्क लिस्ट मांगी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ सिर्फ यही मुझे बचा सकते हैं। डिसिप्लिन से ही इंसान अपना डीएनए बदल सकता है, चाहे उसके माता पिता खराब हो या कोई हुनर ना हो। डिसिप्लिन सबको बराबरी पर ला सकता है।
और यही सबसे बड़ा समानता लाने वाला है। डिसिप्लिन से इंसान सोशल मीडिया और दुनिया की नकली चीजें भूल जाता है, सिर्फ काम पर ध्यान देता है। डिसिप्लिन से असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी दूर होती है, काम की क्षमता बढ़ती है, आत्मसम्मान बनता है और इंसान को लगता है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे मैंने अनुशासन को रोज की जिंदगी में लगाया, मैं मजबूत बन गया। फिर मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए थी, खुद ही अपनी जवाबदेही तय कर ली। खुद ही सुबह उठता, काम करता और अपनी पहल लेता। मेरे दादा ने मुझे कभी भी आई लव यू या गुड जॉब नहीं कहा, और जब मैं एयरफोर्स के ग्रेजुएशन पर उन्हें देख रहा था तो एक आंसू उनकी आंख से गिरा और मुझे महसूस हुआ कि दादाजी को गर्व है। असली डेवलपमेंट दुख में, डिसिप्लिन में और आत्म सुधार में होता है, न कि किसी इनाम या आराम में। इसलिए हर हालात में अनुशासन यानी डिसिप्लिन को पकड़ो, मेहनत करो, लेकिन कभी भी पीड़ित मत बनो। खुद को मालिक बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और आत्म सुधार सब अनुशासन से मिलता है। एवोल्यूशन नंबर 5। ये सच है कि तुम्हारी समस्याएं और तुम्हारा अतीत किसी और की प्राथमिकता नहीं है। शायद कुछ लोग परवाह करते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। उनके अपने मुद्दों से वो लड़ रहे होते हैं। मैंने ये बात बचपन में समझी जब बफेलो से निकलकर इंडियाना शिफ्ट हुआ। मुझे लगता था सब मेरे लिए हमदर्दी की पार्टी करेंगे, पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सर्जेंट जैक ने कभी मुझे हमदर्दी नहीं दी, सिर्फ मुझे कठोर बनाया। दया शुरू में अच्छी लगती है, पर धीरे धीरे इंसान को कमजोर और निर्भर बना देती है। फिर आदमी खुद पर ही तरस खाता रहता है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। जितना वक्त तुम खुद पर तरस खाते हो, उतने वक्त में तुम्हारे सुधरने का, जिम जाने का, पढ़ाई करने का समय बर्बाद हो जाता है। आत्मदया इंसान को अवसाद में डाल देती है। उसे लगता है कोई समझता नहीं, पर असली में किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की अपनी जिंदगी की चिंता है। जिंदगी अनुचित है, पर भावनाओं में अटके रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हर दिन के काम पूरे करने ही पड़ेंगे, चाहे तुम्हारा मन हो या फिर ना हो। प्रेजेंट टाइम मायने रखता है। कई लोग अपने अतीत के पछतावों में अटक जाते हैं, ये किसी नुकसान के बारे में सोचकर टाइम बर्बाद करते रहते हैं। पर रियलिटी ये है कि दुनिया को तुम्हारी कहानी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, पर उससे कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें आखिरकार काम तो करना ही पड़ेगा। टाइम वापस नहीं आता, इसलिए हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी उठकर मेहनत करके और आत्मदया छोड़कर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। जितने जल्दी तुम हमदर्दी की पार्टी छोड़ोगे, उतने जल्दी मजबूत बनोगे। मैं तो तुमसे कहूंगा कि चीजों में ढलना सीखो। जो भी काम मिलता है उसमें सबक ढूंढो, चाहे नौकरी छोटी हो या फिर बोरिंग। हर शुरुआती स्तर का काम सीखने एक मौका है। बस नजरिया सही रखना जरूरी है। नम्रता लाओ, अपने काम से शिकायत मत करो। जितने जल्दी तुम हर काम में, चाहे बर्तन धोना हो या फिर मेल रूम में काम करना हो, सीखने की सोच रखोगे, उतने जल्दी आगे बढ़ोगे। आत्मदया का इलाज है नम्रता। जब तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़े के हकदार हो पर अभी छोटा काम कर रहे हो, तब भी शिकायत मत करो। उस चीज को सीखो और काम करो और आगे बढ़ो। नम्रता तुम्हें हकीकत में रखती है और भरोसा देती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे कोई कुछ भी सोचे। और इसी को मैं डाउन टू अर्थ होना बोलूंगा। मास्टर सार्जेंट विलियम क्रॉफर्ड की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो एक सफाई कर्मी थे, पर लोगों को नहीं पता था कि वो मेडल ऑफ ऑनर के विजेता थे, एक युद्ध नायक। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियां नहीं दिखाई, बस शांति से अपना काम करते रहे। उनका नजरिया था कि काम ही सेवा है और सेवा का मतलब ही महानता है, और एट द एंड यही असली ताकत है। जो लोग खुद पर तरस खाते हैं वो सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, चाहे तुम्हारी समस्याएं हो या उपलब्धियां। अगर तुम सिर्फ उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। असली डेवलपमेंट जमीन पर होता है, जब तुम विनम्र बनते हो, काम सीखते हो, फिर चाहे कितनी भी सफलता पा लो,
कभी कभी वापस नीचे दोबारा सीखना पड़ता है, और इसी को मैं कहूँगा अर्जित नम्रता। जब तुम जानबूझकर विनम्र बनते हो और जमीन से शुरू करते हो, हर काम सीखते हो और सेवा में महानता दिखाते हो। जब तुम ये मानकर चलते हो कि तुम्हें सब नहीं आता और हर दिन नई चीज सीखने का जुनून रखते हो, तब तक तुम्हारा डेवलपमेंट होता रहेगा। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ गेटिंग इट इन द माउथ। लीडविल रेस ने मुझे याद दिलाया कि असली जिंदगी में दर्द, संघर्ष और अपने दिमाग के राक्षसों से लड़ना कितना जरूरी है। जब मैं रेस के बाद माँ को शिफ्ट करवा रहा था, मैं सोच रहा था कि अब अल्ट्रा रनिंग सबके लिए ज्यादा आसान हो चुकी है। पर जब गहरे पानी की बात आई तो मुआब 240 मील रेस एक नया राक्षस सामने खड़ा था। पहले मैं जिंदगी के उथले पानी में आराम के लिए रहता था, पर सच ये है, डेवलपमेंट सिर्फ गहरे पानी में होता है और वहां तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बहुत लोग अपने आरामदायक दायरे में ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अनजान होने से डर लगता है। पर जब तक तुम जोखिम नहीं लोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कितना है। मुआब 240 रेस में मुझे एहसास हुआ कि हमेशा अपना आराम तोड़ना पड़ता है और नए डर का सामना करना पड़ता है। रेस उत्साह से शुरू होती है, एक्साइटमेंट से शुरू होती है, पर जैसे ही असली दर्द आता है, सबकी हकीकत सामने आ जाती है। मेरा हाथ जम गया। रेनॉल्ड्स की वजह से पानी नहीं पी पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, मैं अकेला ट्रेल पर भटक रहा था, जीपीएस ऐप चेक करते हुए, पर जब तक मैं खुद पर फोकस था, सब कुछ ठीक था। गलती तब हुई जब मैंने अपने पेसर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। जीपीएस चेक नहीं किया और हम 10 मील गलत रास्ते पर निकल गए। यही हकीकत है, कभी भी अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और को मत दो। जब तुम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो, तभी तुम्हारी नाकामी तय है। तुम अपने जीवन के लीडर खुद बनो, अपने हर कदम की जिम्मेदारी लो और कभी भी दोष मत दो। रेस में थायराइड की दवाई न होने की वजह से शरीर पूरी तरह धीमा हो गया, मांसपेशियां सूज गईं और आखिरकार मुझे मजबूरन आराम करना पड़ा। मैंने रिकवरी के बाद दोबारा शुरू किया तो दूसरे नंबर से गिरकर 80वें स्थान पर आ गया, पर मैंने हार नहीं मानी। सबसे बड़ा सबक मुझे वहीं मिला जहां सब कुछ बिगड़ गया। अपमान के बाद भी वापस उठना सबसे कठिन होता है, पर असलियत में वही तुम्हारा विकास होता है। कभी कभी दबाव को हल्का करना भी जरूरी है, नहीं तो पूरा टूटना हो सकता है। जब तुम्हारा लक्ष्य टूट जाए, तब भी अगर तुम मिशन पूरा करने की इच्छा शक्ति रखते हो, तो यही सबसे बड़ी चीज है। और मैं तो यही कहूंगा कि यही सबसे बड़ी जीत भी है। जिंदगी में हमेशा एक मिशन चालित नजरिया रखो। मैं हूं, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। खुद को प्रेरित करना पड़ता है, खुद का ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना पड़ता है, खासकर जब सब कुछ खत्म लग रहा हो। रेस में मेरी सांस और शरीर अब भी ठीक नहीं था, पर मैंने हर छोटी प्रगति का जश्न मनाया और कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। हमेशा याद रखो, एक एक कदम भी प्रगति है। हर मुश्किल की जड़ ढूंढो, समस्या सुलझाओ, दोष का खेल मत खेलो। कभी कभी सेहत या शरीर की सीमा आती है, तो उसे भी स्वीकार करो। जब तक मुमकिन है, तब तक लड़ते रहो। जब मुझे लगा मेरी हालत खतरनाक हो गई, तो मैंने रेस छोड़ दी। मुझे दिल की बीमारी का पता चला, फेफड़े फ्लूइड से भर चुके थे। पर जैसे ही मैंने ठीक महसूस किया, एक आवाज आई, तुम अभी खत्म नहीं हुए। और मैं वापस फिर से कोर्स पे गया। टीम के साथ मिलकर आखिरी 40 मील भी पूरी किए। इस बार कोई आधिकारिक फिनिश लाइन नहीं थी, बस एक टेलीफोन पोल पर खत्म किया, पर संतुष्टि अंदर से थी। मुझे ये भी समझ आया, जितनी बड़ी रेस होती है, उतनी बड़ी योजना और बारीकी चाहिए। हर छोटी चीज, गियर, दवाई, नेविगेशन खुद के हाथ में रखनी चाहिए। कोई और तुम्हारी जिंदगी के जरूरी पलों का जिम्मेदार कभी भी नहीं बन सकता। इवोल्यूशन नंबर 6। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, उनकी नेगेटिविटी तुम्हारे सपने मार सकती है। जब मैं अपनी रेस क्रू चुनता हूँ, तो मुझे एलीट धावक नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए वो लोग जो हर हाल में मेरे साथ खड़े रहें, जो मुझे समझें, मेरा जुनून समझें और जब मुश्किल आए तो भी तैयार रहें। मेरी टीम में सब अल्ट्रा रनर्स नहीं थे और उन्हें पता था मैं कितना दूर जा सकता हूँ, और वो सब कुछ छोड़कर मेरा साथ देने को तैयार थे। तुम्हारा अंदरूनी घेरा, तुम्हारे सबसे करीबी लोग, ये जगह सुरक्षित भी हो सकती है या तुम्हारी कब्र भी। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही लोगों को अपनी जिंदगी में आने दो। तुम्हें ऐसे साथी या दोस्तों की जरूरत है जो तुम्हें हर सुबह सही काम के लिए जगाएं, तुम्हारे संघर्ष से प्रेरित हों और जब तक एक भी विकल्प बाकी हो वो हार न माने। पर ज्यादातर लोग अपने घेरे में गलत लोग भर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बचपन से जानते हैं या वो उनके रिश्तेदार हैं। पर कई बार ये लोग तुम्हारे विकास से इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे बदलाव से उन्हें खुद पर बुरा लगता है। तुम्हें पहले खुद पता करना पड़ेगा तुम कौन हो, कौन से विश्वास, आदतें या दोस्ती छोड़नी है और कौन सी नई बनानी है। जब तुम खुद को समझ लोगे तब सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हारे सफर में साथ देंगे। जब मैं एयरफोर्स से निकला मैं भटक रहा था, पहलवान बनना चाहा, पावर लिफ्टिंग आजमाई, पर अंदर से मैं बस खुद को बदलना चाहता था। नेवी सील्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखकर मुझे अपना रास्ता दिखा, पर जैसे ही मैंने खुद को बदलना चाहा, मेरे पुराने दोस्त, परिवार, सब ने मुझे रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें बेहतर महसूस कराता था जब मैं कमजोर था। पर जब तुम बढ़ते हो तो हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना तुम खुद को रोक दोगे सिर्फ दूसरों के आराम के लिए। जब तक कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो अकेले लड़ो, पर गलत लोगों के साथ मत चलो। अकेलापन बुरा लग सकता है, पर दूसरों के साथ जाकर पुराने आराम में लौटना वापस उससे भी बुरा है। यह जरूरी नहीं कि सब रिश्ते तोड़ दो, पर तुम्हारे अंदरूनी घेरे के लोग वही होने चाहिए जो तुम्हारे नए रूप को कबूल करें और तुम्हारा साथ दें, वरना उनसे भी दूरी रखो। मुझे भी कभी कभी लगता है कि पुरानी जिंदगी की याद आती है, या कुछ ऐसा करूं जो सबको ठीक लगे, पर मैं अपने लिए जीता हूँ, दूसरों का सपना नहीं जी सकता। मैंने फायर फाइटिंग चुनी, वापस आर्मी नहीं गया, क्योंकि मैं वही करता हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ। जब किश पूरी तरह मेरे साथ है, वो मेरे लक्ष्यों को समझती है, मेरी प्राथमिकताओं को बिना सवाल किए साथ देती है और खुद भी अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करती है, मैं भी उसे उसी तरह साथ देता हूँ। उसके मैराथन या लॉ स्कूल की योजना में ट्रेनिंग करता हूँ, किताबें भेजता हूँ। चैप्टर 7 ड्रैगन। जैसे ही मैं मोआब रेस से घर आया, सीधा दौड़ना शुरू कर दिया। अगले साल की रेस की ट्रेनिंग बिना रुके शुरू हो गई। इस बार मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, मैं पिछले साल की नाकामियों का बदला लेने जा रहा था। पर अप्रैल 2020 में मेरे बाएं घुटने में इतना दर्द और सूजन आ गया कि मैं ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने दर्द नजरअंदाज करके ट्रेनिंग जारी रखी, फिर भी हालत और बिगड़ गई। MRI करवाया तो पता चला मेरे घुटनों में कई तरह की चोटें जमा थी, जैसे लिगामेंट टियर, मेनिस्कस टियर, गठिया, सिस्ट, सब कुछ। फायर फाइटिंग का सीजन शुरू होने वाला था। मैंने हार नहीं मानी, बल्कि मिसौला में एक फिजियो केसी के पास गया। उसने मेरे घुटनों से खून भरा फ्लूइड निकाला। मुझे लग रहा था कि मैं बिखर चुका हूँ। उसने मुझे एक्यूपंक्चर जैसे सुइयां, मालिश और कई अलग अलग इलाज दिए, पर मुझे पता था कि मैं अभी भी टूटा हुआ हूँ। फिर भी ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन मैं सुबह सबसे पहले पहुंच गया, चाहे लंगड़ाते हुए ही क्यों ना आया हूँ। फायर फाइटिंग के सीजन में एक रात जब मैं पहाड़ों में खुदाई कर रहा था, एक लकड़ी पर पैर फिसल गया और मेरा घुटना पॉप कर गया। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर ने घुटने को रीसेट किया और कहा कुछ महीने आराम करो, वरना घुटना बदलवाना पड़ेगा। इस बुरी खबर ने मुझे थोड़ा निराश किया, पर मैं नेगेटिव सोच को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मुझे पता था जब भी जिंदगी धक्का देती है, नजरिया काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा सीधा नियम है, जो भी हो जाए उसे स्वीकार करो, उस चीज में ढलो और आगे बढ़ो। मैंने अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ झोंक दिया, रिहैब को पूर्णकालिक नौकरी की तरह लिया।
तैराकी, साइकिलिंग, इलिप्टिकल, डाइट, स्ट्रेस। किसी थेरेपिस्ट पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा, खुद अपनी सफलता का जिम्मेदार बना। हर दिन अपने सुधार पर फोकस करता, खुद की अगुवाई खुद करता, हर मुश्किल दिन के बाद कुछ पॉजिटिव करके ही सोता, ताकि नेगेटिविटी का हिमस्खलन न बन जाए। फिर अक्टूबर में रेस के दिन मैं शुरुआती लाइन पर खड़ा था। मेरा घटना पूरी तरह ठीक नहीं था, पर काफी था, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। रेस शुरू हुई। कुछ मील बाद टखने में इतना दर्द आया कि लगा टेंडन अभी फट जाएगा। मैंने केसी को फोन किया, उसने टखना बांधा। दर्द में भी मैं हंस रहा था, क्योंकि सहानुभूति काम नहीं आती, पर हास्य तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना देता है, पूरी टीम को भी ऊपर उठा देता है, उनके अंदर मोटिवेशन भर देता है। उस दर्द और संघर्ष के बाद भी जब किश मेरे साथ पेसर बनी, मैं इतनी तेज दौड़ रहा था कि पिछले साल से 90 मिनट पहले वो सेक्शन पार कर दिया। मुझे ऊंचाई का डर था, पर उस डर का सामना किया, सीधा उसकी आंखों में देखा और रेस के अजगर को हरा दिया। पर 200 मील के बाद मेरा शरीर फिर टूट गया। रैश, फफोले, टेंडन का टेप भी खुल गया। दर्द से बचने के लिए मैं वॉशरूम में छिप गया, पर मेरे अंदर का गॉगन्स फिर लौट आया। अपने दर्द के आर पार दौड़ना था, उसी से आगे बढ़ना था। उसके बाद मैं और मेरा पेसर माइक एक दूसरे को धकेलते हुए रेस को छोड़कर एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। दर्द, थकान सब नजरअंदाज करके मैं उसके पीछे छोड़ता गया। फिर उसने मुझे पकड़ लिया। हम दोनों ने मिलकर 7 घंटे का लक्ष्य 5 घंटे में ही पूरा कर दिया। इस प्रोसेस में मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई अजूबा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो खुद पर सबसे ज्यादा यकीन करता है, हर चीज को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो दूसरे का गुस्सा हो या दर्द या फिर उसके बचपन का वो दुख। रेस के अंत तक आते आते मैं दूसरे स्थान पर था, और आखिरी सेक्शन में मैंने सबसे तेज स्प्लिट्स डाले। अपने पूरे करियर का सबसे बेहतरीन मोमेंट मैंने महसूस किया और उसे दौड़ते हुए फिनिश किया, और अंत में सबको चौंका दिया, और फिर साबित किया कि वापसी और मुक्ति दोनों ही मुमकिन है, अगर हिम्मत और मेहनत सही हो। उसके बाद भी मैं नहीं रुक पाया। तुरंत जेफ की 50 मील रेस भी दौड़े। फिर एक नया इवेंट, अक्रॉस फ्लोरिडा 200, मैंने उसको भी किया। टिन 500, ये मील 6 हफ्तों में, जिसमें हर तरह के संघर्ष है, नस्ल भेद, प्रकृति, दर्द, पर मैंने हर चीज को नजरअंदाज करके अपना बेहतरीन दिया। 45 साल की उम्र में भी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन हालत में था, पर मुझे अगले साल का इंतजार था। फिर भी जब घुटने में दर्द फिर आया तो डॉक्टर ने कहा ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करा लो, सीधी सादी सफाई है, कुछ भी नहीं होगा। पर सर्जरी के बाद मैं इतने दर्द में था कि चल भी नहीं पा रहा था, और तब मुझे लगा शायद मैं कभी दोबारा दौड़ ही नहीं पाऊंगा। इवोल्यूशन नंबर 7। बचपन से ही मुझे इज्जत चाहिए थी। मैं चाहता था उस मेज पर बैठूं जहां सिर्फ बेहतरीन लोग बैठते हैं। मैं हमेशा सोचता था जब तक मैं कुछ बड़ा हासिल नहीं करता कोई मुझे उस मेज पर नहीं बुलाएगा। इसलिए मैं मेहनत करता रहा, पर हमेशा लगता रहा कि किसी बड़े इंसान या बॉस से औपचारिक न्योता आएगा, कोई कहेगा कि तुम बेहतरीन हो और आ जाओ। पर असली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ इंतजार करता रहा और दूसरों की सेवा करता रहा, जबकि मुझसे कम काबिलियत वाले लोग भी उस मेज तक पहुंच गए। फिर मुझे समझा ज्यादातर लोग लीडर नहीं बनना चाहते, क्योंकि फॉलो करना आसान है, पर अक्सर जो लोग लीडर बनते हैं वो खुद अपनी जिंदगी नियंत्रित नहीं कर पाते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कभी भी प्रेरित नहीं करते। लीडरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं होती जो स्पॉटलाइट में है या ताकत में है। असली लीडर्स कई बार साए में काम करते हैं, बिना बोले अपने एक्शन से दूसरे को प्रेरित करते हैं, और सबसे पहले आप अपने लीडर खुद बनते हैं। 1996 में जब मैं एयरफोर्स में था, मुझे लगता था लीडर वही है जो मेरा बॉस है, जिसके पास रैंक, पैसा और ताकत है। पर मुझे एक ऐसा आदमी मिला जिसका नाम कैप्टन कोनोली था, जो उसी क्लास में एक स्टूडेंट था।
कोई खास अधिकार नहीं था उसके पास, पर उसके एक्शंस सबसे अलग थे। एयर असॉल्ट स्कूल के पहले दिन सुबह सुबह जब सब जरूरी पुलअप्स और पुशअप्स कर रहे थे, कोनोली उनसे 2 गुने और 3 गुने कर रहा था, बिना किसी दिखावे के। फिर जब 6 मील की रकमार शुरू हुई, मैं सोच रहा था मैं टॉप पर रहूंगा, पर कोनोली हम सबसे आगे निकल गया, बिना रुके, बिना बात किए, सिर्फ फोकस में। उसका समर्पण देखकर लगा ये बंदा जल जाएगा, पर नहीं, वो आउटलायर था। वो सिर्फ मानकों को पूरा नहीं करता था, मानकों को तोड़ता भी था। हर चीज में एक्स्ट्रा डालता था, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। अगले 10 दिन वो हर टेस्ट, हर चैलेंज और हर एग्जाम में सबको पीछे छोड़ता रहा, पर एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ अपने एक्शन से सबको चैलेंज किया। उसने दिखाया कि असली लीडरशिप क्या होती है। उसकी वजह से पूरा ग्रुप प्रेरित हुआ। हम सब उसे फॉलो करने लगे। हमने खुद को धकेला, वरना हम बस औसत ही रह जाते। उसने हमें दिखाया, जब तुम खुद के मानक तय करते हो, बिना किसी बॉस के, बिना किसी के कहे, तो तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। मुझे एहसास हुआ ज्यादातर लोग बस न्यूनतम करके खुश रहते हैं, पर सेल्फ लीडर हमेशा खुद को टेस्ट करता है। वो अनदेखा काम करता है, छुपकर मेहनत करता है, ताकि जब मौका आए तो वो पूरी तरह तैयार रहे। सेल्फ लीडर दूसरों की तारीफ का इंतजार नहीं करता, वो खुद की तरक्की के लिए काम करता है। ऐसे लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, तैयार रहते हैं, हर वक्त कुछ बड़ा सोचते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, और अपनी ऊर्जा से दूसरों को भी जगाते हैं। ऐसे लीडर को देखकर मैंने भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की, पर स्कूल खत्म होते ही कोनोली चला गया, तो मैं फिर से आलसी हो गया। चिंगारी थोड़ी देर में बुझ गई। 3 साल बाद मुझे समझ आया असली सिर्फ लीडरशिप क्या है। सील टीम्स में 2 साल के अंदर समझ गया कि यहाँ कोई भी तुम्हें मेज पर बिठाने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मेज खुद बनानी पड़ेगी। फिर मैंने कोनोली का रिकॉर्ड तोड़ा और एहसास हुआ अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा। मैं अपनी खुद की दौड़, अपने डेवलपमेंट के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं हर जगह एक नया नियम, एक नई शपथ बनाता हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन, जवाबदेही और नम्रता से जीता हूँ। मेरे लिए मिशन बन गया, असामान्य बनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, सबसे अलग और सबसे ज्यादा समर्पित बनना। किसी भी संगठन के नियमों या मिशन स्टेटमेंट पर निर्भर मत रहो। अपने खुद के सिद्धांत निकालो, अपनी खुद की मजबूत शपथ बनाओ, जो हर दिन तुम्हें राह दिखाए। जिंदगी में जब भी सब उलट पुलट लगे, जब अकेलापन महसूस हो, उस शपथ पर वापस जाओ। जरूरत पड़े तो उसे संशोधित करो, उसमें बदलाव लाओ, पर कभी भी उस शपथ को कमजोर मत होने दो। चैप्टर 8, प्ले अंटिल द विजल। सर्जरी के बाद मेरे घुटने बहुत दुख रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने ड्रेन किया तो सिर्फ फ्लूइड नहीं, अंधेरा गाढ़ा खून निकला, जो बहुत चिंताजनक था। 10 दिन के बाद फिर सूजन आ गई और फिर से ड्रेन करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि जब वो मेरा कार्टिलेज काट रहा था तो उसका औजार भी फेल हो गया, क्योंकि मेरा मेनिस्कस और कार्टिलेज इतना गाढ़ा और कठोर हो चुका था कि उसे काटना मुश्किल था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सालों तक अपने जोड़ों पर इतना बोझ डाला कि वो पत्थर जैसे हो गए। डॉक्टर ने सर्जरी में मेरी हड्डी में 2 छेद भी ड्रिल किए, बिना पहले मुझे बताए। सर्जरी के बाद अब मैं 22 मिनट ही स्टेशनरी बाइक चला पाया, क्योंकि अब मेरा दर्द सहनीय हो गया। पहले मैं 200 मील दौड़ता था, अब घुटने इतने खराब थे कि सीधी साइकिलिंग में मुश्किल हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसने मेरी हड्डी में छेद इसलिए किए ताकि हड्डी का मज्जा रिस कर एक थक्का बन जाए, जो मेनिस्कस की तरह काम करे। पर ये सारी डिटेल्स मुझे सर्जरी के बाद थोड़े थोड़े वक्त पर बताई गई, एक साथ नहीं। इस वजह से मेरे भरोसे में भी दरार आ गई और मैं डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं कर पाया। मैं फिर भी आखिरी बार ट्रेडमिल पर दौड़ा 5 मील, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरी आखिरी दौड़ हो सकती है। मेरा दर्द बढ़ता ही गया। मेरा कॉन्फिडेंस, जो सालों की शारीरिक ट्रेनिंग और दर्द से बना था, वो अब डॉक्टर के गलत फैसले की वजह से 90 मिनट में ही छीन लिया गया।
मैं बहुत निराश था, खुद से भी थक चुका था। पर सच्चाई यही थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे लिए धैर्य ही सबसे अच्छा विकल्प था। मैंने तय किया कि अब मैं 90 दिन इंतजार करूंगा, शायद कुछ सुधार हो जाए। फिर जब 3 महीने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे समझ आया कुछ नया आजमाना पड़ेगा। मैंने और किश ने दिन रात रिसर्च की, हर जगह पढ़ा और एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर गोमेव को न्यूयॉर्क में ढूंढा, जिनके पास कार्टिलेज ट्रांसप्लांट का दुर्लभ विकल्प था। जब उन्होंने मेरा एमआरआई देखा तो वो चौंक गए। मेरा घुटना इतना खराब था कि वो उसे ट्रांसप्लांट तक नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक भारी ब्रेस ही समाधान था, पर वो भी परफेक्ट नहीं था। फिर उन्होंने एक दुर्लभ सर्जरी, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी का विकल्प दिया, जिसमें वो मेरी टांग की हड्डी काटकर संरेखित करते हैं। पर रिस्क भी बहुत था। मैं तैयार तो हो गया, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी। सर्जरी के बाद दर्द बहुत था। मैं सिर्फ बैसाखियों पर चलता, सामान्य काम भी नहीं कर सकता था। रिकवरी लंबी और दर्दनाक थी, पर मैं मानसिक रूप से तैयार था कि कुछ भी हो, हर दिन अपना बेहतरीन देना है और नई सीमाएं ढूंढनी है। मैं साइकिलिंग पर स्विच किया। स्टेशनरी बाइक पर कई दिन तक 30 मिनट से लेकर 1 घंटा पैडल किया। बैसाखियों पर भी चला, खुद की फिजिकल थेरेपी की, एडवांस ईएमटी कोर्स ज्वाइन किया ताकि कुछ नया सीख सकूं जब तक दौड़ना मुमकिन नहीं है। मैं सोचता था मैं फिर कभी नहीं दौड़ पाऊंगा, पर कभी भी मैंने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। हर दिन अपनी सीमाएं ढूंढता रहा। पर रोड पर बाइक चलाने का सोच ही रहा था कि मैंने एक बड़ी साइकिलिंग रेस, नेट चेस्ट रेस 444 मील के लिए रजिस्टर कर दिया, सिर्फ 13 हफ्ते सर्जरी के बाद। ट्रेनिंग ज्यादातर स्टेशनरी बाइक पर ही हुई थी। फिर भी रेस के दिन लाइन पर खड़ा हो गया। रेस में दर्द, सूजन सब था, पर मैं रुका नहीं। 200 मील के बाद शरीर और दिमाग दोनों हार मान चुके थे, पर मैंने खुद को प्रेरित किया। मैंने पूरी 444 मील की रेस पूरी की और दूसरे स्थान पर फिनिश किया, जबकि मैं 7 हफ्ते पहले तक बैसाखियों पर था। और यही मेरा जुनून था। कभी भी काफी अच्छा पर खुश नहीं हुआ। रेस के फौरन बाद पढ़ाई पर वापस आ गया। एडवांस्ड ईएमटी की परीक्षा दी और सर्वश्रेष्ठ बना। 2022 आया तो मैंने फिर दौड़ने की कोशिश की। मैंने फिर से छोटे छोटे दौड़ से शुरुआत की। मुझे दर्द आता था, पर मैं बनता गया। मैंने एक चैलेंज लिया, 4 घंटे में 4 मील 48 घंटे तक, और फिर ग्रुप के साथ उसे पूरा भी किया। मेरे लिए अब ये सिर्फ खेल नहीं, एक मिशन था। एक मानक तय करना था कि चाहे कुछ भी हो, जब तक सांस बाकी है, ये खेल जारी है। मैं अपने सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। हर नई स्थिति में नई सीमा तय करता हूँ। अभी भी स्मोक जंपर बनना बाकी था, पर मैं हर दिन, हर चैलेंज में अपना बेहतरीन देता रहा और दूसरों को भी प्रेरित करता रहा। कभी जीवन में रुकना नहीं है। हर हाल में तुम्हें अधिकतम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एवोल्यूशन नंबर 8। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी सोचते भी नहीं कि महानता का मतलब क्या होता है। उन्हें लगता है महानता सिर्फ बड़े बड़े लोगों जैसे स्टेफी करी, नडाल, मोजार्ट, अमेलिया इयरहार्ट, इन सब में ही हम इन जैसे लोगों को हमेशा ऊंचे मंच पे रख देते हैं और खुद को सिर्फ आम इंसान मान लेते हैं। इसी सोच की वजह से महानता उनसे हमेशा दूर रहती है। लोग सोचते हैं महानता किसी दूसरे स्तर पर है, उनके बस की बात नहीं, इसलिए वो कभी कोशिश नहीं करते। मेरे लिए महानता का मतलब है अपनी सारी कमियां, डर, कमजोरियां, इन सभी को छोड़कर तुम्हारे पास जो भी ताकत है उसे पूरी शिद्दत से किसी भी काम में झोंक देना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। महानता उन लोगों को मिलती है जो खुद को सीमा के आगे ले जाते हैं, तर्क की सीमाएं तोड़ देते हैं और दर्द की कीमत चुकाते हैं। एक कहानी है कैप्टन जोसेफ फिटिंगर की, जो 1960 में एयरफोर्स के पायलट थे। उन्होंने 20 मील ऊपर जाके, पृथ्वी की सीमा पर जाके खुद को हवा में छोड़ दिया। उनका फ्री फॉल 5 मिनट का था और रफ्तार थी 614 मील प्रति घंटा।
ये कोई टीवी स्टंट नहीं था, ये सिर्फ देखना था कि इंसान कितना आगे जा सकता है। कि टिंगर ने अपनी सीमा तोड़ी, खुद के लिए और पूरी दुनिया के लिए। महानता ये नहीं थी कि वो जिंदा उतर आए, महानता थी कि उन्होंने कोशिश की जब नाकाम होने का खतरा बहुत ज्यादा था। हकीकत ये है, हम सब अपनी जिंदगी में सीमाएं और दीवारें लेकर चलते हैं। ये सीमाएं परिवार, माहौल, समाज और हमारी परवरिश से आती है। घर का माहौल, माता पिता की सोच, स्कूल की हालत, इलाके की गरीबी, सब मिलकर हमारे सपनों को छोटा बना देते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी बिना सोचे रह जाते हैं, और जो संघर्ष से आए हैं वो भी अपनी कमियां सोचकर रुक जाते हैं। हर किसी के पास अपना एक बहाना होता है कि वो महानता क्यों नहीं हासिल कर सकते। पहचान भी एक जाल है। कभी समाज तुम्हें एक टैग दे देता है, कभी तुम खुद अपने आप को किसी सीमा में बांध लेते हो। किसी भी समूह, नौकरी या संस्कृति में अटक जाओगे तो वही सोच अपने ऊपर चिपका लोगे। दूसरे लोग भी तुम्हें उस श्रेणी में डाल देंगे। जैसे जब मैंने नेवी ज्वाइन करी, लोगों ने कहा सील ट्रेनिंग तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम मोटे हो, तुम्हारे मार्क्स कम है या तुम्हारा रंग अलग है। उन्हें लगता था कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, पर असली मदद सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। बचपन में मैं भी निगेटिव सोच और आत्मसंदेह में फंस गया था। मुझे भी अपने ऊपर बहुत ही सेल्फ डाउट होता था, पर मैंने अपने माहौल को हरा दिया। तुम्हारे आसपास चाहे कुछ भी हो, तनाव, दबाव, पूर्वाग्रह या फिर जहरीले लोग, तुम्हें खुद अपने अंदर वो महानता की झलक ढूंढनी है। वो नीले और काले का किनारा तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। तुम्हें उसे खुद खोजना है, तुम्हें खुद काम करना है, खुद अपने अंदर की दीवार तोड़नी है। महान बनने के लिए कोई तय नियम नहीं होता। चाहे तुम कैसे भी हालात से आए हो, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, तुम हार्वर्ड ग्रेजुएट बन सकते हो या किसी नए क्षेत्र में टॉप कर सकते हो। सब कुछ शुरू होता है अपनी सोच को अपनी छोटी दुनिया से बाहर ले जाने से, पहचान की सीमाएं तोड़ने से और खुद से सच बोलने से। चैप्टर 9, रिंगिंग आउट द सोल। सुबह 5:30 बजे अलार्म से पहले मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा शरीर दर्द में था, बायां हिस्सा बैंगनी पड़ गया था और सांस लेना भी मुश्किल था, पर फिर भी मैंने उठने की हिम्मत की। 2 हफ्ते हो गए थे स्मोक जंपर की रुकी हुई ट्रेनिंग में। फोर्ट सेंट जॉन में ग्राउंड स्कूल और पैराशूट लैंडिंग फॉल (PLF) की प्रैक्टिस चल रही थी। रोज ठंडी जमीन पर गिरना पड़ता था। मैंने पहले भी अपनी जिंदगी में इतनी थकान महसूस की थी जब सील ट्रेनिंग के लिए सब कुछ किया था, पर अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं थी, सिर्फ अंदर का जुनून था। मुझे हर सुबह लगता क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। ना तो मुझे पैसे की जरूरत थी और ना इज्जत की, बस यही मेरी असली फितरत है। ठंड, बर्फ, दर्द, कुछ भी हो, मुझे पता था कि मुझे रोज सुबह दौड़ना ही है, चाहे कितना ही दर्द को ना हो। पहले मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से ट्रेन करता था, अब फिर से एक रूकी बन गया था। बाकी सब रूकी, जवान, फिट हॉकी खिलाड़ी थे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरा रोल था बहाने नहीं, बस जो करना है वो करना है और खुद ही अपना मिशन चुनना है। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि मैं बस ट्रेनिंग में आ जाऊं, मैं सबसे आगे निकलना चाहता था। दौड़ते हुए जब मैं हाईवे पर था, पूरा फोर्ट सेंट जॉन बर्फ में सो रहा था। मैं अकेला रोड पे था। 47 साल का होकर भी मैं जवान रोकीज के साथ मुकाबला करता था और कभी कभी जीत भी जाता था। पुशअप्स और ट्रेनिंग में मैंने टीम को एक साथ जोड़ने की कोशिश की ताकि सब एनर्जी पे काम करें। ट्रेनिंग बहुत कठोर थी, कभी सूट पहनने में दिक्कत, कभी उंगलियों में सुन्नापन, पर मैंने कभी सिर नहीं झुकाया। मैंने हमेशा अभ्यास किया, चाहे रात भर बर्फ में हाथ डालकर। वो अभ्यास और काम करना ही क्यों ना हो। सब लोग कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे थे, पर जब तुम अपना सिर नीचे कर लेते हो, तुम खुद को कमजोर समझते हो। इसलिए मैं हमेशा खुद को और दूसरों को भी सिखाता हूँ कि संघर्ष का सामना करो, मदद लो, पर कभी हार मत मानो।
ठंड और दर्द को हर दिन जीतने के लिए मैं रात रात भर अभ्यास करता था। हाथ सही से काम नहीं करते थे, फिर भी लगातार कोशिश करता था। धीरे धीरे सुधार हुआ, समय बेहतर हो गया और टेस्ट के दिन मैंने लक्ष्य समय पर पार कर लिया। पीएलएफ ट्रेनिंग और शॉक टावर से लेकर असली छलांग तक शरीर ने हर रोज थोड़ा और दर्द झेला, पर मैं कभी नहीं रुका। जब पहली बार प्लेन से छलांग लगाई, डर था कि मेरा पैर टूट जाएगा, पर जब उतरा दर्द आया, पर पैर ठीक रहा। और हर छलांग के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मेरा शरीर ठीक हो रहा था और तकनीक भी परफेक्ट हो गई। ग्रेजुएशन पर कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, बस यूनिफॉर्म मिली, टीम तैयार हो गई, सब सहपाठी मजबूत बन गए, सब एक टीम बन गए थे और सबने डेवलपमेंट देखा, खुद पे प्राउड किया। मेरे लिए यह सफर सिर्फ रिकवरी नहीं थी, यह सबूत था कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में क्या लगता है। पर मैं जानता था असली मुश्किल अभी शुरू ही हुई, क्योंकि अब असली आग पर काम करना था। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। मेरा नजरिया हर पड़ाव पर विकसित होता गया। बचपन में आर्मी, नेवी, रेंजर, हर जगह मैंने संघर्ष किया और सीखा। हर जगह कोई भी मेरे जैसा नहीं था, पर मैं किसी रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करता। सबको एक आउटलायर, एक सवेज बनना ही पड़ता है, जो बाधाएं तोड़े और सबको दिखाए कि मुमकिन क्या है। सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, कभी दीवार नहीं होती। तो पीछे हटो, योजना बदलो और फिर कोशिश करो। यही विकास है, यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, यही सहन शक्ति और यही मानसिकता विकसित करता है। बहुत लोग एक दो बार नाकाम होकर छोड़ देते हैं, पर मैं हमेशा नए मजे, नई चुनौतियां ढूंढता हूँ, क्योंकि वही मेरी असली पहचान है। यकीन तब आता है जब तुम बार बार दर्द का सामना करते हो और फिर भी कोशिश करो। हर किसी का अपना तरीका होता है अपने ऊपर यकीन बनाने का। मेरे लिए दौड़, ट्रेनिंग, रेसिंग, ये सभी औजार हैं। यही मुझे भरोसा और आत्मविश्वास देते हैं कि अगर कहीं पे फंस भी जाऊं तो मैं निकल आऊंगा। मुझे नतीजे पर नहीं, कोशिश पर गर्व महसूस करना है। महानता नतीजे में नहीं, कोशिश में है। पहली फायर जंप पर जब प्लेन से उतरा, एड्रेनलिन पूरे उफान पर था और डर भी था, पर जब पैराशूट खुला और नीचे देखा तो सिर्फ खूबसूरती दिखी। 8 साल तक शरीर नाकाम होता रहा, हर बार शक था, पर यकीन की वजह से मैं कोशिश करता रहा। मेरा कभी भी कुछ पहली बार में नहीं हुआ। हर चीज में मैंने बार बार कोशिश की। मैंने नाकामी भी झेली, पर हमेशा प्रोसेस में वापस खड़ा हुआ। नाकामी मेरा दुश्मन नहीं, वो तो एक और कोशिश है। आखिर में जो एहसास मिलता है जब तुम सारी रुकावटें तोड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर लेते हो, उसकी कोई कीमत नहीं। और यही महानता है, और इसे पाने के लिए हमेशा एक और कोशिश करनी पड़ती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। महानता एक दिन का काम नहीं, ये तो जिंदगी भर की खोज है। खुद को विकसित करते रहो, ज्ञान, हिम्मत, यकीन बढ़ाते रहो। सीमा सिर्फ तुम हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं, महानता नतीजे में नहीं, कोशिश में है। पर असली सवाल ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, सवाल ये है कि तुमने कितने बार वापस खड़े होने की कोशिश की। ये चीज तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की वो घटना कौन सी है जो टूटने के बाद भी तुम्हें नहीं रोक पाई। इसी के साथ मैं इस एपिसोड में आपसे विदा लूंगा। फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ तत्वरिन से।